जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे देव के देव महादेव यानी कि केदारनाथ धाम यात्रा की हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं इस वर्ष 2023 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पर मैं आपको हर एक छोटी और बड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है, वहां हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, हमको सोनप्रयाग तक कैसे साधन मिलेंगे पहुंचने के लिए, होटल की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा को करने के लिए कुल खर्चा कितना लगेगा, कौन सा बेस्ट टाइम होता है वहां जाने के लिए, साथ ही साथ कपाट कब खुलते हैं और कपाट कब बंद होते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, जिससे आपको इस केदारनाथ धाम यात्रा की यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको केदारनाथ यात्रा कैसे पहुंचनी है। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए आपका जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का हरिद्वार रेलवे स्टेशन, या फिर चाहे तो आप ऋषिकेश भी पहुंच सकते हैं। वही अगर आपका ऑप्शन दूसरा है, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फिर आप आ सकते हैं उत्तराखंड के कैपिटल यानी कि देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी आप आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं या फिर हम देहरादून पहुंच चुके हैं। अब हमको यहां से केदारनाथ के लिए कैसे जाना पड़ेगा। तो जो हरिद्वार से हमको जो पहला पड़ाव हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा फाटा या फिर सोनप्रयाग। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हरिद्वार से सोनप्रयाग की ये जो बाई रोड डिस्टेंस रहेगी ये कितनी रहेगी। तो दोस्तों ये आपका लगभग 220 किलोमीटर पड़ता है सोनप्रयाग, और फाटा की बात की जाए तो लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है फाटा। फाटा पहले पड़ेगा और उसके 16 से 17 किलोमीटर के बाद आपका पड़ता है सोनप्रयाग। लेकिन होटल्स कभी कभार अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इसलिए सोनप्रयाग के बजाय हम फाटा में भी स्टे ले लेते हैं। और अगर सीजन टाइम में जा रहे हैं आप, यानी कि मई और जून के महीने में जा रहे हैं, तो फाटा में भी होटल ऑप्शन नहीं मिलता, तो फिर हम गुप्तकाशी में अपना स्टे लेते हैं। खैर, हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो हम बात कर रहे थे कि हमको हरिद्वार से सोनप्रयाग या फाटा हमको कैसे पहुंचना है। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग या फाटा पहुंचने के लिए आपके पास टोटल 2 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई बस, जो कि वहां पे प्राइवेट बसेस चलती है, गवर्नमेंट की बसेस तो ना के बराबर है। अगर मैं प्राइवेट बस की बात करूं तो दोस्तों एक व्यक्ति का अगर बस की बात की जाए तो मान के चलिए कि 1000 से 1200 रुपए आपका पड़ेगा और आप सोनप्रयाग के बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, वो है आपका प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों, प्राइवेट टैक्सी वाले आपका 6000 रुपए लेते हैं, यानी कि अगर छोटी गाड़ी है तो 4000, अगर इनोवा गाड़ी आप लेते हैं या सुमो बुलेरो लेते हैं तो आपका 6000 रुपए शुल्क लगेगा, और वो आपको सोनप्रयाग आपको ड्रॉप कर देंगे, या फिर अगर आपका होटल फाटा में है तो वहां आपको वो ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों आपको पहला दिन जो सफर है ये 8 घंटे की यात्रा में ही निकल जाता है। इस बीच में दोस्तों आपको ऑन द वे साइट सीइंग में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहले आता है आपका देवप्रयाग का नदियों का संगम। वहां से ही हमारी गंगा नदी बनती है, तो वो संगम भी देख सकते हैं। साथ ही साथ रुद्रप्रयाग का भी संगम देख सकते हैं। और इसके बाद आपको एक और साइट सीइंग मिलेगा, जो कि आपका धारी देवी का मंदिर, जो कि गंगा नदी के बीचों बीच में ये मंदिर है। तो यहां भी जाके आप धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। ये सब देखते हुए और लंच करते हुए आप पहुंचते हैं अपने सोनप्रयाग या फाटा, जहां पे भी आपका होटल एकोमोडेशन है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि होटल एकोमोडेशन हमको कैसे मिलेंगे और क्या रेंज के मिलेंगे। तो दोस्तों एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में कहीं भी आपको डिलक्स होटल ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी आपको मिलेगा वो नॉर्मल बेसिक होटल, स्टैंडर्ड होटल्स ही देखने को मिलेंगे, जिसका कॉस्ट दोस्तों अगर मैं खाने के साथ बात करूं, यदि अगर आप ब्रेकफास्ट एंड डिनर ऐड करके आप लेते हैं तो होटल एकोमोडेशन की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आपका पर पर्सन 1000 से 1200 रुपए पड़ेगा, और आप अपना स्टे वहां बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोनप्रयाग या फाटा में आपको स्टे देखने को मिल जाएगी। ये रहा आपका डे नंबर 1। तो दोस्तों बात की जाए अगर डे नंबर 2 की, तो दोस्तों हमारा पद यात्रा शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सोनप्रयाग से दोस्तों आपको मिलती है शेयरिंग जीप, जो कि आपको लेके जाएगी गौरीकुंड। और दोस्तों ये सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का डिस्टेंस है ये आपका टोटल 5 किलोमीटर की पड़ जाती है। और ये 5 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए आपको उत्तराखंड के शेयरिंग गवर्नमेंट की टैक्सी लेनी पड़ती है, तभी आप गौरीकुंड जा पाओगे। प्राइवेट व्हीकल्स का वहां पे आवागमन इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि रास्ते बहुत ज्यादा सकरे हैं, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट की टैक्सी चलती है, एक साइड से जाती है और दूसरी साइड से वापस आती है। जो शेयरिंग टैक्सी वाले आपका किराया लेंगे दोस्तों, वो 50 से 60 रुपए एक व्यक्ति का लेते हैं, और 8 से 10 आदमी बैठाते हैं सुमो बुलेरो में। इसके लिए आपको दोस्तों 10 से 15 मिनट लगेंगे 5 किलोमीटर की यात्रा तय करने में, और आप पहुंचते हैं फाइनली गौरीकुंड। और ये रहा यहाँ का गौरीकुंड का पद यात्रा का पड़ाव। यहीं से हमारा पद यात्रा शुरू होता है हमारे श्री 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ जी का। तो दोस्तों इस केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग आपको मान के चलिए गौरीकुंड से लगभग 19 से 20 किलोमीटर की पड़ जाती है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप सोनप्रयाग से अर्ली मॉर्निंग, कहने का मतलब यह है कि 4 बजे 5 बजे अगर आप निकलते हैं तो आपका बहुत ही सही और उचित समय रहेगा, क्योंकि आपको गौरीकुंड से जो ट्रैक करके केदारनाथ जाओगे तो आप अगर बैचलर्स हैं तो मान के चलिए कि 10 घंटा आपको मिनिमम ट्रैक करने में लगेगा। वही अगर आप थोड़े सीनियर हैं तो मान के चलिए 11 से 12 घंटा भी लग जाएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप 7 बजे ट्रैक करना शुरू करते हैं अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड से, तो आप मान के चलिए कि शाम को 5 बजे 6 बजे तक आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये था पहला पड़ाव कि जो हम 11 नंबर से अपनी यात्रा करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास, यदि आप चलने में असमर्थ हैं तब आपके पास यहाँ पे 2 विकल्प आते हैं। पहले विकल्प की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो होता है यहाँ पे आप घोड़े खच्चर से जा सकते हैं। घोड़े खच्चर का जो किराया होता है दोस्तों वो एक वे का, यानी कि सिर्फ जाने जाने का मान के चलिए आपका 2500 से 3000 रुपए लेंगे। वही अगर आप रिटर्न अगर आप आते हैं तो रिटर्न आने का दोस्तों वो 2000 से 2200 रुपए चार्ज करते हैं। तो ये था घोड़े का ऑप्शन। और इसी के साथ ही साथ अगर आप घोड़े नहीं लेना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, पशु पे बैठने में आपको डर लगता है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास वहां पे पालकी का और पिट्ठू का। पालकी और पिट्ठू वाले दोस्तों आपके बॉडी के वजन के हिसाब से आपका वो शुल्क लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि यदि आपका वेट लगभग 70 से 80 किलो के बीच में है तो फिर आपका सिर्फ जाने जाने का चार्ज पिट्ठू वाले या पालकी वाले दोस्तों आपका लेंगे 8 से 9000 रुपए। वही अगर आप उसके नीचे हैं तो उतना ही आपका रेट कम होता जाएगा। कुल मिलाकर ये वजन पर निर्भर करता है कि आपका वजन कितना है। चलिए दोस्तों, और वही दूसरे ऑप्शन की बात की जाए, बड़े ऑप्शन की, तो वो है आपका हेलीकॉप्टर का। अब यहाँ पे मुख्य बात निकल के आती है कि हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा मगजमारी होता है टिकट बुकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे टिकट मिलती नहीं है। ये यहाँ पे ओपन होते साथ ही सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर 3 जगह से सर्विस देता है। एक सर्विस होता है दोस्तों आपका सिरसी से, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के हल्का पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है, वो सिरसी हेलीपैड वहां से जाती है। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों आपके पास फाटा का। फाटा में भी हेलीपैड है, वहां से हेलीकॉप्टर चलती है। और तीसरा आपका ऑप्शन आता है गुप्तकाशी का, जो कि सोनप्रयाग से 45 किलोमीटर पहले आपका पड़ता है गुप्तकाशी। तो गुप्तकाशी से भी हेलीकॉप्टर चलती है। अब यहाँ से अगर बात की जाए कि हेलीकॉप्टर की टिकट का, तो दोस्तों ये ऑनलाइन वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। जब भी ये पोर्टल ओपन हो तो फटाफट अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी टिकट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक में भी बहुत ज़्यादा सिस्टम चलता है और कई लोग ठग भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से धांधली चलती है। तो दोस्तों बेहतर होगा और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हेलीकॉप्टर की टिकट स्वयं निकालें और ऑनलाइन निकालें। ऑफलाइन के चक्कर में ना रहे, क्योंकि ऑनलाइन का चक्कर सिर्फ 10% होता है और 90% टिकट जो बिकती है वो आपकी ऑनलाइन बिकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी हेलीकॉप्टर सर्विस मिलती है। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो सिरसी और फाटा से लगभग आपकी हेलीकॉप्टर टिकट 5000 से 5500 की पड़ेगी। वही अगर आप गुप्तकाशी से लेते हैं तो लगभग आपका जो किराया रहेगा हेलीकॉप्टर का वो आपका 8000 रुपए रहेगा। ये जो किराया दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये टू एंड फ्रो का है, यानी आने और जाने का है। इस केदारनाथ की यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग वन वे नहीं होती है, केवल आपको आने और जाने का होता है। भले आप पैदल वापस आ जाइए लेकिन आपका पैसा पूरा ही लगेगा। तो दोस्तों ये रहा डे नंबर 2 का बात। तो हम डे नंबर 2 में पहुंचते हैं लगभग शाम के 6 से 7 बजे के बीच में हमारे केदारनाथ प्रांगण में। अब यहाँ पे आपको होटल्स की बात की जाए तो अगर आप स्टे लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना 10 से 11 घंटे का ट्रैक करके आए हैं, तो आपको थकान तो जाहिर सी बातें होगी। अब अगर आपको थकान होती है तो होटल्स चाहिए। होटल्स के लिए यहाँ पे आपके पास यानी कि एकोमोडेशन के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। पहला तो आता है कि केदारनाथ मंदिर प्रांगण के आसपास ही आप होटल्स ले लीजिए। ज्यादा होटल तो देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये मान के चलिए कि 30 से 40 होटल तो आपको वहां देखने को आराम से मिल जाएंगे, जिसका किराया दोस्तों 2500 से 3000 रुपए एक व्यक्ति का होता है। यदि आप एक रूम लेते हैं और उसमें अगर आप 3 व्यक्ति रुकते हैं तो भी आपका शुल्क 2500 से 3000 रुपए पर पर्सन लगेगा। इसमें आपका 2 टाइम का खाना भी ऐड रहेगा, यानी कि डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट, ये इसमें ऐड रहेगा। और यहाँ की बुकिंग आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, यहाँ की बुकिंग आप ऑनलाइन करा लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जो होटल्स की बुकिंग होती है वो मैक्सिमम ऑनलाइन होती है। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल रहा है, वहां से आप जाके केदारनाथ यात्रा या फिर 2 धाम यात्रा यानी कि केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का पैकेज भी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप तुरंत कॉल कीजिए, आपको हमारी टीम असिस्ट करेगी और आपको जो भी पैकेजेस चाहिए वो आपको दे देगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, वो है आपका टेंट ऑप्शन, यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड का टूरिज्म बोर्ड है। जीएमवीएन के भी वहां पे टेंट है, वहां टेंट में भी आप रुक सकते हैं। वहां पे भी आपको कॉटेजेस मिलते हैं, सर्वरोही कॉम्प्लेक्स है, वहां पे नंदी बेस कॉम्प्लेक्स है। इन सब जगहों में टेंट जीएमवीएन के लगे होते हैं। आप जीएमवीएन की वेबसाइट में जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं यदि आप जीएमवीएन का टेंट चाहते हैं तो। अदरवाइज आप प्राइवेट टेंट भी मिलेंगे और साथ ही साथ होटल्स तो खैर वहां है। एक चीज आपको बता दूं दोस्तों कि मंदिर के आसपास आपको केवल और केवल प्राइवेट होटल्स ही देखने को मिलेंगे, वहां किसी भी तरीके का जीएमवीएन का कोई भी ट्रस्ट का वहां पे होटल्स नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ ही साथ खाने का, कि यदि आप टेंट में रुके हैं तो आपको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी।
दोस्तों खाने के लिए वहां पे अन्नपूर्णा प्रसादालय यानी कि अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, जो कि जीएमवीएन के द्वारा वो संचालित किया जाता है। 200 रुपए में थाली होती है, जिसमें आपको दाल चावल रोटी सब्जी ये प्रोवाइड कराएंगे और आप खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, तो आप वहां से जाके अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी कि डे नंबर 2 में हम फाइनली रात में पहुंचते हैं केदारनाथ और उस रात हम वहां विश्राम करते हैं। अर्ली मॉर्निंग यानी कि डे नंबर 3 में दोस्तों आपको सबसे पहले 4 बजे उठिए और स्नान करके आप लग जाइए महादेव के दर्शन करने के लिए लाइन में। दोस्तों लाइन में लगिए, वहां पे हो सकता है कि आप आरती में भी सम्मिलित हो जाएंगे यदि आप टाइम से लग जाते हैं तो, क्योंकि आपकी वहां आरती जो होती है वो लगभग 5 बजे मॉर्निंग की होती है। तो दोस्तों आप वहां पे लाइन में लगिए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, जय केदार जय भोलेनाथ का नारा लगाते हुए आप मंदिर प्रांगण में पहुंचिए, आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात आप वापस अपनी सामान बांधिए, होटल्स में जाइए और ब्रेकफास्ट करके आप निकल पड़िए वापस सोनप्रयाग के लिए। कुल मिला के अब आपको पद यात्रा करते हुए वापस भी आना है। यदि आपका योजना घोड़े खच्चर से है तो आप घोड़े खच्चर से भी वापस आ सकते हैं। वापस आने में दोस्तों अगर आप पैदल आते हैं तो आपको मान के चलिए 6 घंटे का समय लगेगा। यदि आप घोड़े में आते हैं तो आपको 5 घंटे का समय लगेगा, और यदि आपकी हेलीकॉप्टर वाले हैं तब तो खैर बात ही नहीं, आप 14 मिनट में वापस अपने फाटा या सिरसी या फिर गुप्तकाशी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमारा डे नंबर 3 में हमने दर्शन करके हम वापस नीचे आ गए। हालांकि आप डे नंबर 3 में जब दर्शन करने के बाद केदारनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के पश्चात आप जा सकते हैं, वहां पे एक और मंदिर है जिसको भैरव मंदिर बोला जाता है। तो दोस्तों भैरव मंदिर जाने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि हमारे केदारनाथ से हल्की ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। वहां भी आप जाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगता, वहां में आप 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। वहां जाके भैरव जी के भी दर्शन कीजिए और भैरव जी के दर्शन करने के बाद आप वापस अपने सोनप्रयाग के लिए आ सकते हैं और आप शाम तक पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आप उस रात अपना स्टे बना लीजिए। अगली सुबह यानी कि बात करते हैं हम डे नंबर 4 की। तो दोस्तों डे नंबर 4 में आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, फ्रेश होइए और आप निकल पड़िए अपनी अपनी यात्रा वापस जाने के लिए यानी कि हरिद्वार के लिए। तो दोस्तों या तो आप हरिद्वार जा सकते हैं या फिर आप देहरादून जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि यदि आप बस से जाना चाहते हैं वापसी, तो फिर दोस्तों आप जा सकते हैं वहां पे सोनप्रयाग या फाटा से आपको बसेस मिलेंगी और आप पहुंचेंगे सीधे ऋषिकेश या फिर हरिद्वार। लेकिन देहरादून के लिए आपको बसेस उतनी अच्छी कनेक्टिविटी या फिर ना के बराबर कनेक्टिविटी है, तो देहरादून के लिए आपको ऋषिकेश उतर के ही देहरादून जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट बसेस नहीं चलती है सोनप्रयाग से। तो दोस्तों इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन रही आपके कि सोनप्रयाग हमको कैसे पहुंचना है और हमको केदारनाथ यात्रा कैसे करना है, कितने दिन का प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों 3 नाइट 4 डेज का ये बेसिकली प्रोग्राम होता है, जिसमें आपका केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ धाम पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस केदारनाथ यात्रा को करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी जैसा रश बढ़ा था और इस साल के भी रश के हिसाब से आपका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों वो होता है सितंबर और अक्टूबर का महीना, क्योंकि उस टाइम पे दीपावली का पर्व होता है, उस टाइम पे वैकेशंस नहीं होते हैं, तो भीड़ बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि आप आराम से यात्रा कर लेंगे, पैकेज कॉस्ट भी आपका सस्ता पड़ेगा, आपको होटल्स भी सस्ते मिलेंगे और बिना रश के आपको दर्शन करने का कुछ अलग ही आनंद आएगा। तो सबसे बढ़िया समय की बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर का है ये। वही यदि आप वैकेशन में ही आना चाहते हैं, बच्चों के साथ आना चाहते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो फिर आप मई और जून को भी प्रीफर कर सकते हैं। मॉनसून को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड जैसे समस्या हो जाती है, खास करके फाटा से लेके सोनप्रयाग गौरीकुंड तक के रास्तों में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी केदारनाथ यात्रा करनी है और कौन सा बेस्ट टाइम होगा, ये सारी चीजें आपको जानकारी थी। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस केदारनाथ यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप सिर्फ केदारनाथ यात्रा करते हैं और यदि आप बजट होटल में रुकते हैं, बस से ट्रैवलिंग करते हैं, तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8 हज़ार रुपये पर पर्सन आएगा और आप पूरी अपनी केदारनाथ यात्रा को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि वहां पे होटल एकोमोडेशन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, खाने का कॉस्टली पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग तो थोड़ा सा फिर भी नॉमिनल रेंज में हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये बजट ट्रिप थी। और यदि आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो फिर आपका खर्चा लगभग 10 से 10.5 हज़ार रुपए एक आदमी का आएगा और आप 3 नाइट 4 डेज की अपनी केदारनाथ यात्रा कर लेंगे। वही अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों नंबर दिया गया है और पॉपअप में भी आपको नंबर आ रहा है, यहां से जाके आप कॉल कीजिए, जो भी आपको पैकेज की डिटेल चाहिए वहां से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप अपनी केदारनाथ धाम यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा केदारनाथ यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में पहुंचकर आप जो भी आपके प्रश्न है वो पूछिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।
प्रणाम आप सभी को। और अभी जो है मैं रिसेंटली केदारनाथ की कपाट ओपनिंग सेरेमनी जो है उसको अटेंड करके आया हूँ, जो कपाट खोलने का समारोह रहता है, और बहुत ही मतलब अद्भुत सा एक्सपीरियंस रहा है। खैर ये वीडियो उस अनुभव के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी हैं जो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1, अगर आप अभी केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो उस यात्रा को जो है थोड़ा होल्ड कीजिए। एटलीस्ट आज के दिन से, यानी आज 28 अप्रैल है, आज ही के दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो 28 अप्रैल से आप एटलीस्ट 2 हफ्तों तक अपनी यात्रा को टालें। अगर आपकी यात्रा ऑलरेडी बुक्ड है किसी ट्रैवल एजेंसीज़ के थ्रू, तो अब तो खैर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हो सकता है पॉसिबली वो लोग आपकी मैनेजमेंट जो है वो देख लें। लेकिन अगर आप खुद से इसे प्लान कर रहे हैं, खुद से आप इच्छुक हैं जाने के, तो मेरे हिसाब से आपको जो है एटलीस्ट 2 हफ्तों का होल्ड लेना चाहिए। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शायद ही केदारनाथ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस वक्त भी अप्रैल में भी एंड ऑफ अप्रैल में भी वहाँ जो है स्नोफॉल हो रही है। और सुनने में तो ये मतलब मज़ेदार लग रहा होगा कि स्नोफॉल हो रही है, बट स्नोफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है और बे टाइम की है, तो इसकी वजह से काफ़ी समस्या जो है वहाँ पे लोगों को उठानी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम जा रहे थे तो पूरा केदारनाथ में जो प्रांगण है उसका वो साफ़ हो रहा था, होटल्स वगैरह कवर्ड हो रखे थे, उनके डोर्स वगैरह लॉक्ड थे, तो वो धीरे धीरे साफ़ हो रहे थे, जिसकी वजह से जो पानी की पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है वो चोक हो रखी है ठंड की वजह से। तो पानी जो है होटल तक नहीं पहुंच रहा है। बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई होटल होगा जहां तक पानी आ रहा है। वैसे ऑलमोस्ट जब हम गए थे तो कोई भी ऑपरेशनल नहीं था। तो पानी जो है हम बाहर से लेके आए बाल्टी में और उस पानी से फिर जो है हम वॉशरूम में उसको यूज़ किया। तो एक ये समस्या है, बिजली की समस्या है, और तीसरा बहुत ही कम होटल्स अभी जो हैं ऑपरेशनल हैं। तो जो क्योंकि भीड़ तो बहुत आ गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई नहीं है। तो अब समझ लीजिए कि 2 रुपये की चीज़ के आपको 2 लाख भी देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ऐसी कुछ पेचीदा समस्याएं हैं जिनकी वजह से अभी आप अपनी केदारनाथ की जर्नी को एटलीस्ट 2 हफ्तों तक होल्ड कीजिए। और ऐसी आशा है कि मतलब 2 हफ्तों बाद, क्योंकि स्नोफॉल बंद हो जाएगा और चीज़ें वापस से संतुलन में आ जाएंगी, तो आप जो है आराम से अच्छे से अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो जाके वापस नीचे आना चाहते हैं, मतलब दर्शन किए और सेम डे ट्रैक डाउन कर लिए, तो शायद आपको उतनी समस्या फेस ना करनी पड़े, ऐसे में आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अच्छे से प्लान कर रहे हैं तो मेरे को लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। नंबर 2, बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी इस साल केदारनाथ यात्रा जो है वो संभव नहीं है। जब मैं नीचे उतर रहा था अपना ट्रैक कंप्लीट करके, तो मैंने देखा सोनप्रयाग में प्रॉपर बैरिकेड लगी हुई है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लेकिन सिर्फ वही लोग एंटर कर पा रहे थे जिनके पास केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन था। तो ये वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, बाकी कोई वेबसाइट नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। और इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है फ्री में, मतलब रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक सी डिटेल्स आपकी पूछी जाएंगी, आधार कार्ड वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, और इसके बाद जो है आप अपना और साथ ही अपने पूरे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन अपने ही लॉगिन पे कर सकते हैं। आपको बस मेंबर ऐड करने हैं। अगर आप अभी इस वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट में भी बड़ा बड़ा शो हो रहा है कि 30th ऑफ अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ जो ख़राब वेदर है उसकी वजह से। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है अगर आगे भी वेदर ख़राब रहेगा तो आगे भी शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर मौसम सही हो जाता है तो आगे के रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल जाएंगे। तो ये 2 बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। एक तो कि आप यात्रा भी होल्ड करिए 2 हफ्तों तक के लिए एटलीस्ट, और बिना रजिस्ट्रेशन के आप एंट्री मत कीजिएगा। और इसके अलावा भी व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल थे, जैसे एक था कि हेलीकॉप्टर बुकिंग। तो हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू हो चुकी है, स्टेजेस में हो रही है। ये वेबसाइट है और यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इस बार जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने IRCTC के साथ टाई अप किया है, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो वही नॉर्मल सी आपको अपनी डिटेल्स वगैरह देनी होंगी। हाँ, एक ज़रूरी बात, बिना केदारनाथ या किसी भी धाम के रजिस्ट्रेशन के नंबर के बिना आप हेली बुकिंग नहीं कर सकते। तो प्रोसेस के पहले ही पड़ाव में आपसे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और उसके आगे जाके आप जो है हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि वो ऑफलाइन भी हेलीकॉप्टर बुकिंग करवा देंगे और बहुत सी ऑनलाइन अदर वेबसाइट्स भी क्लेम करती हैं, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यही फिलहाल सत्य है। अब एक सवाल और उठता है कि कहाँ कहाँ आप होटल्स बुक कर सकते हो। तो यात्रा के दौरान मैं जिन जिन जगह रुका या नॉर्मली भी जिन जिन जगह मैंने पूछा, तो वो होटल्स डिटेल्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप रुद्रप्रयाग में रुकते हैं, हाफ वे में रुद्रप्रयाग पड़ता है, तो एक होटल है शांग्रीला। वो जो है रुद्रप्रयाग मार्केट से पहले ही है, तो वो प्योर वेजिटेरियन है, बिल्कुल रास्ते में है। वहाँ से बाईपास लेके आप गुप्तकाशी और आगे फाटा
सोनप्रयाग तक आसानी से जा सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद अगर आप गुप्त काशी रुकना चाहते हैं तो गुप्त काशी के बिल्कुल टॉप में लगभग जो विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ से कुछ 6-7 किलोमीटर पे एक बहुत ही शानदार होम स्टे रिजॉर्ट भी आप कह सकते हैं, माउंट अबोर्ड करके है। मस्त 180 डिग्री में जो है हिमालयन रेंज आपको दिखती है, चौखंबा आपको दिखती है, जो पूरा केदार डोम है वो आपको दिखता है। तो वहाँ तक का मतलब मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो उनकी जो होटल मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप फाटा में रुकते हैं, फाटा के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं, या फिर आप सोनप्रयाग रुकते हैं, या फिर आप गौरीकुंड रुकते हैं, या बीच में बड़ी लिंचोली रुकते हैं, या फिर आप केदारनाथ के बेस कैंप में रुकते हैं, या फिर आप केदारनाथ मंदिर में रुकते हैं, तो इन सभी के होटल डिटेल्स जितनी मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, रुद्रप्रयाग और गुप्त काशी वाला जो स्टेज हैं उनमें मेरा पर्सनल अनुभव है, तो वहाँ मैं कह सकता हूँ कि आपका जो अनुभव रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके आगे का कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। इनफैक्ट केदारनाथ में तो जो होटेलियर्स हैं, जो होटल वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि एट द पॉइंट वो डिसाइड करें डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो देख के कि आज जो है हमारे होटल की क्या कीमत होगी। वो ये नहीं चाहते कि कोई इसको ऑनलाइन बुक कर सके, या फिर बहुत सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह वो इस प्राइस को रेगुलेट करें। तो वो होटल्स आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल दिखेंगे ही नहीं। बट स्टिल जो कॉन्टैक्ट मेरे पास हैं, मैंने वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और बहुत से लोग पूछ रहे थे बसेस और टैक्सीज़ का, तो बसेस वगैरह और टैक्सी वगैरह जो शेयरिंग बेसिस पे है वो चलती रहती हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हो तो देहरादून और हरिद्वार तक आपको जो है ट्रेन मिल जाएगी। उसके बाद हरिद्वार से और ऋषिकेश से शेयरिंग टैक्सी या बसेस चलती रहती हैं। इनफैक्ट अगर आपको कुछ टैक्सीज ऐसी मिलती हैं जो सिर्फ गुप्त काशी तक जा रही हैं, तो गुप्त काशी से भी सोनप्रयाग तक टैक्सी चल रही होती है, और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक तो कंटिन्यूस जो है शेयरिंग टैक्सीज वगैरह चल रही होती हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एक बड़ा छोटा सा वीडियो था, और मेरा जो पूरा अनुभव है वो जो वीडियो है वो मे एंड तक आएगी। बाकी आशा करता हूँ आपकी यात्रा मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। केदारनाथ धाम के चारों ओर खूब सारी बर्फ पड़ी हुई है, जिस वजह से यहाँ रहने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगी। अभी आज की यात्रा हमारी सबसे मुश्किल यात्रा है। यहाँ जो भी टेंट लगाए थे वो सारे ढह गए हैं। बहुत मेहनत भरा काम है भाई। यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी पे आपको गजब के झरने दिखाई देने वाले हैं। ये वाली जगह बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। हमारे दोनों ओर बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें सी हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के गौरीकुंड से। आज हमारी केदारनाथ धाम की यात्रा का ये चौथा दिन है, और अभी भगवान जी की डोली गौरीकुंड से प्रस्थान करेगी केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले यहाँ गौरीकुंड में तप्त कुंड में स्नान करने के बाद एक अलग ही ताजगी का एहसास होता है। देखिए जी, गौरीकुंड माँ गौरी के मंदिर के पास में ये कुंड है जिसको गौरीकुंड नाम से जानते हैं, और थोड़ी सी दूरी पे है गर्म कुंड। और यहाँ गौरीकुंड में हमने ये वाला रूम लिया था, इसमें 4 बेड लगे हुए थे, तो एक बेड लगभग खाली ही था हमारे साथ। हम 3 लोग थे इसमें रुके हुए। देखिए जी, मंदिर परिसर में भंडारा लगा हुआ है, तो सभी भक्तजनों ने भंडारे का आनंद भी ले लिया है। आज की यात्रा होगी है शुरू, और सभी भक्तजन भगवान जी की डोली के साथ आगे को बढ़ रहे हैं इस पैदल खूबसूरत सफर में। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से यहाँ के बहुत लोगों का रोजगार खुल जाता है। बाकी यहाँ पे जो पालकी वगैरह हैं वो भी पूरी तैयार हैं यात्रियों को यहाँ गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ले जाने के लिए। डोली तो आगे निकल चुकी है, बस मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ दीदी का, क्योंकि दीदी भी साथ में चलेगी इस सफर पे। चले जी, अब चढ़ाई शुरू करते हैं केदारनाथ धाम की, और मैं दीदी को रुका था और दीदी आगे चले गई। दीदी भी मिल गई है। अब हम दोनों ये ट्रैक साथ में कंप्लीट करेंगे। गौरीकुंड मार्केट से थोड़ा सा आगे पे है घोड़ा पड़ाव, जहाँ पे की घोड़े खच्चर रुकते हैं। यहीं से यात्री लोग घोड़े खच्चरों में बैठते हैं और यहीं पे उतरते भी हैं। बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुलने के बाद केदार घाटी में रौनक बढ़ सी जाती है। बहुत सारे लोगों का रोजगार इस यात्रा पे डिपेंड रहता है। एक और जहाँ इस चढ़ाई पे खुद को ले जाना बड़ा मुश्किल रहता है, जो लोग यहाँ काम करते हैं बड़े बड़े बोझे अपने पीठ पे ले जाके चढ़ाई पे चढ़ते हैं और केदारनाथ धाम तक जरूरी सामान पहुँचाते हैं। देखिए जी, इस यात्रा को अगर आप पैदल तय नहीं कर सकते हैं तो गौरीकुंड से आपको घोड़े खच्चर, पालकी, पिट्ठू वगैरह मिल जाएंगे। घोड़े खच्चरों का रेट लगभग 3000 के आसपास, पालकी और पिट्ठू का रेट लगभग 9 से 10 हज़ार के आसपास। देखिए जी, यात्रा के इस रूट पे ना सामने वाली पहाड़ी पे आपको गजब के झरने दिखाई देने वाले हैं। मानसून के बाद तो ये झरने और भी बढ़ जाते हैं। केदारनाथ धाम जाने के लिए बस एक ही रास्ता है, जिस पे घोड़े खच्चर भी चलेंगे, पैदल यात्री भी चलेंगे, डंडी कंडी वाले सभी लोग चलेंगे, तो दिक्कत तो बनी रहती है। ऐसे में इस साल यात्रा से पहले पूरे रास्ते भर में काफ़ी जगहों पे ऐसे रेन शेल्टर बने हुए हैं,
जैसे कि मौसम का असर यात्रियों पर ज़्यादा न पड़े। देखिए हमारा जो भारत देश है प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और संत अब यहाँ व्यू पॉइंट पे आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं यहाँ के मौसम के हिसाब से। अभी तो मंदिर के कपाट बंद हैं, कल सुबह खुल जाएंगे, बाकी तभी हम मंदिर के अंदर दर्शन कर पाएंगे। तो अब जल्दी से कमरे की व्यवस्था करते हैं। जो भैया जी हमारे साथ त्रिपुरा से हैं, उन्होंने कमरा ले लिया है। हमने सोचा नहीं था कि इस साल केदारनाथ धाम में इतनी ज्यादा बर्फबारी हमें देखने को मिलेगी। चलिए जी, मंदिर है ठीक सामने पे और रहने की व्यवस्था हुई है यहाँ पे, और होटल से ठीक सामने पे दिखाई देता है भुकुन भैरव महाराज जी का मंदिर। तो यहाँ पे ये रूम मिल गया है। अभी रूम में लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है, मतलब यहाँ की वेदर कंडीशन ऐसी है कि इन चीज़ों पे असर तो पड़ता ही है। बाकी ये 4 बेड वाला रूम है, ये 6000 रुपये का पड़ा है। रात के करीब 10 बजने वाले हैं और अभी मंदिर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लाइटों से जगमगा रहा है पूरा केदारनाथ धाम। और यहाँ पे कुछ लोगों ने आग जलाई है, बहुत ठंडा मौसम है, आग ऐसे में बहुत जरूरी हो जाती है। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव।